सालों तक वाशिंगटन का मानना था कि अगर वह चीन की उन्नत सेमीकंडक्टर तक पहुंच रोक दे तो वह चीन को धीमा कर सकता है या शायद पूरी तरह से रोक सकता है। असल में सिलिकॉन वैली मानती थी कि चीन नकल करने वाला देश है, हमेशा एक कदम पीछे रहेगा और अमेरिकी तकनीक के लिए कभी असली खतरा नहीं पैदा होगा। ये सामान्य तौर पे अमेरिका में एक धारणा थी कि ये तो उस तरह का सामान बनाते हैं जो एक तरह से कॉपी करते हैं, तो ये इस तरह से हमारे लिए थ्रेट नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर यह सच होता तो डीप सीक जैसी चीज कभी नहीं होती। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा हुआ। तो असल में यह समझने की जरूरत है कि चीन में वास्तव में क्या चल रहा है, क्योंकि जब आप समझेंगे कि चीनी सिस्टम कैसे काम करता है तो एआई और तकनीक के भविष्य के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी। नमस्कार। एक टेक्नोलॉजी के तौर पे एआई पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को फिर से रीडिफाइन कर रहा है। भविष्य में ये इस बात पर तय करेगा कि असल में ताकतवर वो होगा एआई की ताकत जिसके हाथ में होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि चीन पहले ही एआई की दौड़ जीत चुका है, और यह पिछले साल या एक दशक पहले नहीं हुआ है, यह उन फैसलों की वजह से हुआ है जो चीन ने 3 दशक पहले लिए थे या 30 साल पहले लिए थे। एआई की दौड़ जीतना इस पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सबसे तेज चिप या सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाता है। असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ऐसा सिस्टम बनाता है जो लगातार एक चीज पैदा कर सके। और वो चीज है, या इसको ऐसे समझें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीज है प्रतिभा। एक सेकंड के लिए ठहरिए और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के शब्द सुनिए, जिन्होंने हाल ही में चीन के बारे में कहा था कि दुनिया के 50% एआई शोधकर्ता चीनी हैं। पिछले साल के 70% एआई पेटेंट चीन ने प्रकाशित किए। चीन का एआई इकोसिस्टम जीवंत, समृद्ध और बेहद नवाचारी है। दुनिया भर के जो टॉप 10 विज्ञान तकनीक संस्थान हैं उनमें से लगभग 9 अब चाइना में हैं। आप सरप्राइज करेंगे कि 10 में से 9 जो बड़े संस्थान हैं, टॉप संस्थान हैं, वो चाइना में हैं। चीनी जो हैं वो कई क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक में अग्रणी हैं। पिछले एक दशक में यह पूरा के पूरा डायनामिक्स बिल्कुल उलट गया है। पहले जहां यूएस अधिकांश क्षेत्रों में अग्रणी था, वहां अब चीनियों का दबदबा है। एक तरह से कहा जाए तो सत्य यह है कि चीनियों के पास अत्यधिक योग्य छात्रों की एक विशाल आबादी है। सामान्य तौर में यूएस में मैथ्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले छात्रों की संख्या बेहद घट रही है। चीनी बहुत मेहनती हैं और एक तरह से कहा जाए तो बहुत मेधा वाला देश है और बहुत नवाचारियों का देश है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेनसन हुआंग वैश्विक एआई उद्योग के सबसे एक तरह से महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। एनवीडिया अमेरिका के एआई इकोसिस्टम के केंद्र में है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने चीन में काफी समय बिताया है। इस दौरान हुआंग ने बार बार अमेरिकी नीति निर्माताओं को चेतावनी दी कि चीन को अलग थलग करना गलती है और टकराव नहीं बल्कि साझेदारी ही आगे बढ़ने का वास्तविक रास्ता है। असल में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्हें पता है कि आगे क्या आने वाला है। असल में वो भविष्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। असल में पूरे मामले को इस तरह से समझा जा सकता है कि एआई की दौड़ जीतने के लिए चीन की प्रतिभाशाली योजना रंग ला रही है। आज भले ही पश्चिम के अधिकांश लोग इस बात को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। 3 दशकों से ज़्यादा समय से चीन चुपचाप एक राष्ट्रीय प्रतिभा कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर साल लगभग 1 लाख शीर्ष हाई स्कूल छात्रों की पहचान करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गणित व विज्ञान प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इन छात्रों को सीधे चीन की शीर्ष विश्वविद्यालयों में तेजी से प्रवेश दिलाया जाता है। ऐसे संस्थान जो अब एक तरह से साइंस के रिसर्च के मामले में वर्ल्ड लीडर हैं, वैश्विक अगुवा हैं, उन संस्थानों में छात्रों को प्रवेश दिलाया जाता है। स्नातक होने के बाद उनमें से कई इंजीनियर, संस्थापक और शोधकर्ता बनते हैं जो चीन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कंपनियों को शक्ति देते हैं। परिणाम खुद बोलता है। टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइट डांस के संस्थापक इसी सिस्टम से निकले। चीन के 2 सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रमुख भी इसी पाइपलाइन से आए। मेटुआन के संस्थापक कैम ब्रिकॉन के पीछे के 2 भाई डीप सीक और अलीबाबा के एआई मॉडल के मुख्य इंजीनियर और टेंसेंट के मुख्य वैज्ञानिक
ये सब इसी प्रतिभा प्रणाली के एक तरह से प्रोडक्ट हैं। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो चीन ने एक तरह से प्रतिभा निर्माण की, प्रतिभा सृजन की का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। जिस तरह से पूरी दुनिया में वो प्रोडक्शन में अग्रणी हैं, उसी तरह से उन्होंने प्रतिभाओं के उत्पादन के लिए भी एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है और ये उसी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और इसकी तुलना में अगर हम यूएस या वेस्ट की बात करें तो वो इससे बहुत पीछे हैं। चीन हर साल लगभग 50 लाख STEM स्नातक तैयार करता है, जबकि अमेरिका लगभग 5 लाख। यह 10 गुना अंतर किसी भी निर्यात प्रतिबंध से ज़्यादा मायने रखता है। ये जो चीन का प्रोग्राम है उस पर जो प्रतिभाशाली छात्र चुने जाते हैं, जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष की होती है, उनको सामान्य पढ़ाई से या सामान्य कक्षाओं से अलग कर दिया जाता है। जहां बाकी छात्र कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहीं ये जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो पूरी तरह मैथ्स और साइंस पे फोकस हो जाते हैं। एक तरह से मैथ और साइंस पर ध्यान देते हैं। वे हाई स्कूल पाठ्यक्रम के साथ साथ कॉलेज स्तर का बड़ा हिस्सा भी पढ़ लेते हैं। यदि वे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतते हैं तो वे प्रवेश परीक्षा दिए बिना सीधे शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं, कभी कभी स्कूल खत्म होने से पहले ही। और इसके बाद शुरू होती है इसके आगे की यात्रा। सबसे जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो उन्नत कार्यक्रमों में जाते हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस और AI में। यही चीन की असल ताकत है, सिर्फ सितारे नहीं, असल जमीन पे पांव जमा के रखना। पश्चिम के कई नीति निर्माता इस बात को समझने में उनको बहुत मुश्किल आती है। असल में आप किसी भी देश को प्रतिबंधों से या लॉबिंग करके रोक नहीं सकते हैं। हाई स्कूल से शुरू होने वाली प्रतिभा पाइपलाइन को अपने निर्यात नियंत्रण से नहीं रोक सकते हैं। भारत में इस चीज़ की एक बहुत बड़ी कमी है। हम अगर पूर्व गूगल CEO एरिक स्मिथ की बात को याद करें, जिन्होंने स्वीकार किया था कि अमेरिका ने सोचा था कि चिप प्रतिबंध चीन को धीमा कर देगा, लेकिन चीन ने रणनीति बदल ली। अमेरिकी कंपनियां मुख्यतः AGI यानी मानव जैसी सामान्य बुद्धि बनाने पर ध्यान देती रहीं, जबकि चीन ने अलग रास्ता चुना। उसने AI को हर जगह लागू करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, स्वचालित ड्राइविंग, ऊर्जा और उद्योग अनुकूलन में। यानी पश्चिम जहां एक काल्पनिक लक्ष्य रेखा का पीछा कर रहा था, वहीं चीन उसको धरातल पर उतार रहा था। और असल में चीन AI को वास्तविक समस्याओं को हल करने में इस्तेमाल कर रहा है। असल में चीन ओपन सोर्स रणनीति अपना रहा है, खुला कोड, खुला डेटा, जबकि अमेरिका अधिकतर बंद मॉडल पर ध्यान दे रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा चीनी AI मॉडल इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर डीपसीक ने कम चिप्स और कम लागत में विश्व स्तरीय मॉडल बनाया और उसका एक तरह से जो डेवलपमेंट किया उसको ओपन कर दिया ताकि कोई भी सीख सके। खास बात यह है कि जो पूरी टीम थी वो लगभग पूरी तरह से डोमेस्टिक, एक तरह से जो प्रतिभाएं थी, घरेलू प्रतिभाएं सी थी, उन लोगों ने मिलकर बनाया था। और जाहिर सी बात है ये बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। आज अमेरिका के शीर्ष AI लैब्स, OpenAI, एंथ्रोपिक, डीप माइंड में आपको हर जगह चीनी शोधकर्ता मिलेंगे। कई मायनों में AI प्रतिस्पर्धा अमेरिका बनाम चीन नहीं, बल्कि अमेरिका में चीनी इंजीनियर बनाम चीन में चीनी इंजीनियर है। और यह संयोग नहीं, यह दशकों की तैयारी का परिणाम है। इस बात को समझिए, किसी भी चीज़ की तरक्की की जो असली दौड़ सुर्खियों या प्रचार से नहीं जीती जाती, सिस्टम से जीती जाती हैं। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस साल सबसे बड़ा मॉडल किसने बनाया है, बल्कि इस पर कि दशकों में सबसे गहरी प्रतिभा सना कौन बनाता है। चीन ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी, इसलिए जब लोग कहते हैं कि चीन AI में पकड़ बना रहा है, तब तक देर हो चुकी होती है। चीन सिर्फ पकड़ नहीं बना रहा है, उसने पाइपलाइन पहले ही बना ली थी। जैसे से 2026 आगे बढ़ रहा है, इस सिस्टम के प्रभाव धीमे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि नए निवेश अवसर पैदा कर रहे हैं। आज के कोजागरी एक्सपेरिमेंट बस इतना ही। नमस्कार।